नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। इस बार बस्तर में ईसाई कब्रिस्तान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बिजनौर में बने ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान का विरोध अब गांव वाले ही कर रहे हैं। दरअसल घुमा फिराकर पूरा मामला धर्मांतरण पर आकर टिक जाता है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के शव को स्थानीय मूल निवासी कब्रिस्तान में दफनाने का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले नारायणपुर में भी इस तरह का विवाद सामने आया था। जानकारों का मानना है कि आदिवासियों को धर्म परिवर्तन से अपनी संस्कृति और देवगुड़ियों को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, जिसके चलते अब इसका विरोध तेज हो गया है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस में भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल जो लोग आदिवासी से कन्वर्ट होकर ईसाई हो जाते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो उन्हें गांव में आसपास के जो कब्रिस्तान हैं उनमें दफनाने के लिए ले जाया जाता है। आदिवासी कहते हैं कि ये पैदा ईसाई के तौर पर नहीं हुए थे, इसलिए इन्हें हमारे गांव के आसपास या गांव की जमीन पर आप मत दफनाइए, इन्हें गांव के बाहर ले जाकर के दफनाइए। उधर ईसाइयों का कहना है कि 2 गज जमीन तो हर किसी को मिलती है, इस पर आपत्ति क्यों। लेकिन कहा जा रहा है कि विरोध पहले से हो रहा था। कांग्रेस सरकार में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब बात यह है कि बीजेपी सरकार आ गई है और यह विरोध मुखर हो रहा है। क्या इसके पीछे सरकार की कोई शय है या इसके पीछे वाकई में आदिवासियों की संस्कृति को बचाना ही एकमात्र कारण है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। वो कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस के समय की समस्या है, हम इसे ठीक कर देंगे। कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए। 15 साल एक लंबे अंतराल के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन था। इस शासन काल में लगातार बस्तर से लेकर के सरगुजा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण होता रहा और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को देखती रही। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ से सरकार गई, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ में 5 साल धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्मांतरण करा रही है। जबकि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी यह कहा कि यदि धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का, जबरदस्ती धर्मांतरण का एक भी मामला आप लेकर के आएंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वह नहीं कर पाई, नाकाम रही। परंतु इन 5 सालों में सत्ता में काबिज होने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीणों के बीच में धर्मांतरण को लेकर के जो लकीरें खींच दी हैं, आज कहीं ना कहीं वो लकीरें मणिपुर जैसी स्थिति को बस्तर में बना रही है। बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मिशनरियों के हौसले काफी बुलंद थे। बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ। भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर मतांतरित किया गया, धर्मांतरित किया गया। राज्य सरकार ने कोई भी इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। नारायणपुर में जो संघर्ष के हालात बने थे वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वयं इसकी पुष्टि सुकमा के तत्कालीन एसपी और बस्तर के संभाग आयुक्त ने भी की थी। राज्य सरकार ने इसको बहुत ही हल्के तौर पर लिया था और मिशनरी ताकतों को हमेशा प्रोत्साहित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। ऑपरेशन घर वापसी, भोले भाले आदिवासी और वो लोग जो मतांतरित हुए, धर्मांतरित हुए, उनको वापस लाना, हिंदू धर्म से जोड़ना हमारा मुख्य एजेंडा, हमारी प्राथमिकता के तौर पे है। इसको एक बड़ी कार्य योजना बनाकर हम यहाँ पर संपादित करेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की सियासत हो रही है, लेकिन स्थानीय लोग वहां पर क्या कह रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। सुनिए। 1 साल में बस्तर में देखने को मिला है कि जो आदिवासी समाज है उसको लेकर के एकदम से एग्रेसिव होकर सामने आया है कि भाई उनको ये एहसास होने लग गया कि लगातार धर्मांतरण होने से उनकी जो देवी देवता को, जो उनके प्रकृति पूजक आदिवासी होते हैं, बहुत पीढ़ियों से पूजते आ रहे हैं, उनको पूजने वाला जो है मंदिर में नहीं जाके, उनके देवगुड़ी में नहीं जाके चर्च में जाने लग गया और गांव-गांव में स्थिति बनती गई। तो उनके अंदर में एक जन जागरूकता अब आती हुई दिख रही है और वो अब इस बात का विरोध कर रहे हैं। तकरीबन 150 ऐसे विवाद होंगे जो बस्तर में पिछले 1-2 साल के अंदर हुए हैं और ये बोल सकते हैं कि गांव जो है 2 धड़े में बढ़ गए हैं। आज के डेट में आदिवासी जो गांव होते थे बस्तर के, अब 2 पार्टे में हैं और उनमें लड़ाइयाँ आई। स्थिति ये है कि ग्राम सभा में लगभग 500 से अधिक
जो ग्राम सभा है वहाँ पर आदिवासी समाज ने ग्राम सभा में नियम पारित कर दिया है कि गांव के अंदर में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आदिवासी देवी देवताओं को नहीं मानेगा, दूसरे धर्म में के रीति रिवाज को मानेगा, तो उनको लगभग गांव के जो सीमा के अंदर कई तरह के प्रतिबंधित कर दिया गया है। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या हैं। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल ये रहे, मौत के बाद 2 गज जमीन की लड़ाई, बस्तर में धर्म की खाई फिर सामने आई। परिवर्तित ईसाइयों के शब्द अपनाने को लेकर बवाल, धर्म परिवर्तन पर फिर उठे सवाल। बीजेपी बोली कांग्रेस की गलती नासूर बनी, अब बीजेपी सरकार कराएगी घर वापसी। छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के कब्रिस्तान का विरोध जारी, आदिवासियों की घर वापसी से क्या बचेगी संस्कृति। आइए सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करूंगा मुकेश शर्मा जी आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अनिल चौहान जी। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी का भी मैं स्वागत करूंगा। और ईसाई समाज के प्रवक्ता राजमन बेंजामिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेंजामिन जी वेलकम इन माय शो सर। अब शुरू करते हैं सबसे पहले मुकेश शर्मा जी आपसे। मुकेश जी, 500 गांव की ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि वो ऐसे लोगों को अपने गांव की सीमा में हर तरह से प्रतिबंधित करेंगे और तो और मौत के बाद भी उन पर ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। और खास बात यह है कि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में बीजेपी का स्टैंड क्या है सर? इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जगदलपुर में, नारायणपुर में विवाद की स्थिति बन रही है, सरकार क्या कर रही है सर? तो देखिए, ये सब घटनाएं तो कांग्रेस की सरकार के समय तो नारायणपुर हो या बाकी बस्तर एरिया में हो, लगातार उस क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई अपने संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई करते रहे, अपने संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए। और ये घटना कांग्रेस की सरकार के समय से शुरू हुआ है। तो कहीं न कहीं उस क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को ये लग रहा है कि उनकी संस्कृति के लिए खतरा है। ऐसी स्थिति में यदि वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? कहीं न कहीं लोगों को यदि जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है या प्रलोभन देके धर्मांतरण किया जाता है या कहीं न कहीं उनके संस्कृति पे चोट पहुंचती है तो ये स्थिति बनती है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा ये नहीं है। कहीं न कहीं उस क्षेत्र के लोगों में इस चीज को लेकर आक्रोश है। ठीक है, मैं आ जाता हूं इस बीच अनिल चौहान जी के पास। अनिल चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा इस मामले को लेकर के। हमने देखा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आपके ऊपर आरोप लगते रहे कि आपके समय में धर्म परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से सामाजिक स्थितियां जो है वहां पर बिगड़ गई। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे हिंदू वर्सेस ईसाई का मामला हो, चाहे हिंदू वर्सेस मुसलमान का ये जो इशू है, ये कट्टरता और नफरत है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप 2003 से 18 के बीच देखिए, सर्वे करा लीजिए। मैं तो भौतिक रूप से सत्यापन की चुनौती देता हूं आपके लोकप्रिय चैनल पर। भाजपा के प्रवक्ता अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे सीधा विद्वान दर्शकों के सामने। यहां सर्वाधिक चर्च का निर्माण 2003 से 18 के बीच हुआ। और आज ये जानबूझकर उस इशू को, जो 1-2% अल्पसंख्यक हैं छत्तीसगढ़ में, उन 2% अल्पसंख्यकों के विरुद्ध एक वातावरण तैयार करते हैं जिससे कांग्रेस के विरुद्ध वातावरण। कांग्रेस 2% लोगों के तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। हम भी बहुसंख्यकों के लिए बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, कट्टरता और नफरत परोस सकते हैं, पर हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पुरोधाओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उसके बाद इस लोकतंत्र को और संविधान को स्थापित किया। हमारी व्यवस्था संविधान और लोकतंत्र में आस्था है। मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान के जो मूल्य हैं वो कहते हैं कि चाहे 1% नहीं 0.1% भी कोई व्यक्ति है, किसी धर्म का है, तो उसके भी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।
ठीक लेकिन है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, एक वातावरण बनाती है नफरत और कट्टरता का। आज आप देखिए, आजादी के इतने सालों बाद जब एक हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, हमारे पास संविधान है, हमारे पास सदन है कानून बनाने के लिए, तो क्या कानून बनाकर इन चीजों को नहीं रोका जा सकता? क्या इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करके नहीं रोका जा सकता? लेकिन नहीं, इनको नफरत की दीवार खींचनी है, इनको आपस में लड़वाना है, झगड़ा करवाना है। एक मिनट अनिल चौहान जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये अभी हो रहा है? आपकी सरकार में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि सर्वे करा लीजिए। मुझे याद आता है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी 1-2 महीने पहले तक आपकी सरकार 5 साल थी, बीजेपी चीखती रही कि आपकी सरकार में धर्मांतरण हो रहा है। आप कहते रहे कि आपकी सरकार में ज्यादा हुआ है, ज्यादा चर्च बने हैं। सर्वे क्यों नहीं करा लिया? डेटा को सार्वजनिक क्यों नहीं कर दिया? हम तो इस मीडिया में पूछते रहते था, मैं तो इस डिबेट में कई बार बीजेपी प्रवक्ताओं से आग्रह करता था, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बोलता था कि अपने अपने टाइम के चर्चेस जो बने हैं या जो आप आरोप लगा रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर प्रूफ दे दीजिए, कोई व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अनाउंस हैं कि जजों का निर्माण 2003 से 18 के बीच हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल आंकड़े कह रहे हैं। हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आप प्रदर्शन की बात करते हैं, जब यहाँ कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जीती, 72 में सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का, तब तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, उसके पहले भी ये कर रही है। और भाजपा का अस्तित्व है इसी धर्म की दूसरी राजनीति से हुआ है। उनको धर्मों में टकराव कर, नफरत और वैमनस्य पैदा करके राजनीति, ये भी आप देखिए, चाहे राम मंदिर का इशू हो, चाहे हिंदू मुसलमान का इशू हो, महंगाई का विषय हो, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि कोई महंगाई पे बात मत करे, कोई रोजगार पर बात मत करे, कोई शिक्षा पर बात मत करे, कोई स्वास्थ्य पर बात मत करे कि कैसे स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पर हमारी बहन गर्भाशय तक किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पर डॉक्टर जो भी कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से काम नहीं कर रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण रमन सरकार में था। ये बड़ा स्कैंडल हुआ जिसमें बड़े संख्या में गर्भाशय निकाली, बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आई, अब उस पर अंकुश लगाया गया। तो देखिए, जब इनको 45 साल के सर्वाधिक बेरोजगारी की बात करेंगे, 45 साल की सर्वाधिक महंगाई की बात करेंगे, इनके मोदी की गारंटी की बात करेंगे कि भैया कहां है सिलेंडर, कहां है 3100 रुपए, कहां है 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा, पेट्रोल डीजल के दाम कहां जा रहे हैं, भुखमरी में हम लगातार विश्व स्तर पर क्यों पिछड़ रहे हैं। अनिल जी, ये बातें आप कहते रहे पूरे चुनाव में चीख चीख करके, लेकिन जनता ने तो साथ नहीं दिया ना आपका, आपकी बातों पर यकीन नहीं किया जनता। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और उन्माद की राजनीति हावी हो और जनता को लगातार गुमराह करने का प्रयास चल रहा हो, ठीक है, तो कई बार महात्मा गांधी को भी संघर्ष करना पड़ा कई वर्षों तक। चलिए, ठीक है सर, आजादी मिली और लोग आए। ठीक हम है, अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे साहब, ये जितना उन्माद और नफरत फैला ले। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर दिख रहा है कि जो पूरा मामला है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लग रहा है, लेकिन ये जो पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा मुझे बताएंगे कि कौन और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं ताकि मैं उनके पास जुड़ सकूं। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त राजमन बेंजामिन जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करूंगा मैं। बेंजामिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए एक बड़ी खाई लगातार खींचने की कोशिश हो रही है, आदिवासी भी नाराज है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सियासत की वजह से है, वहां कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आदिवासियों के मन में इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो रहा है। कैसे दूर किया जाना चाहिए, और जो मूलभूत मानव अधिकार हैं कि मरने के बाद किसी को 2 गज जमीन मिले, उस पर भी विवाद है अब तो। देखिए, मैं तो इस संबंध में यही कहना चाहूंगा कि हम तो दोनों ओर से ही पीस रहे हैं जी। मृत्यु होने के पश्चात शव को उखाड़ना और शव को गाड़ने नहीं देना, ये मानवता नहीं है। और मानवता के अधिकार के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमको मौलिक अधिकारों में ये प्रदान है। फिर भी एक मसीह समाज के साथ, मसीह लोगों के साथ ये कैसा व्यवहार, ये बड़ा ही विभत्स व्यवहार हो रहा है। हम मानव हैं और मसीह धर्म की शिक्षा के अनुसार हम शांति, प्रेम का संदेश, सेवा का संदेश लेकर इस बस्तर में हमारी 2 शताब्दी पूरी हुई है और हम सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन, भारतीय संविधान का 27, 28, 29, 30 का खुला उल्लंघन, क्या यही ईसाई समाज के साथ ऐसा होना उचित? हम भी मानव हैं
और मरने के पश्चात 2 गज जमीन के लिए राजनीति पैंतरेबाजी में हम फंस जा रहे हैं। सब नियम कानून कायदे कहाँ गए सब? जी के पास हम ये चाहते हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम स्कूल अस्पताल ये सब में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम सेवा के पक्षधर हैं। और आज हम इस बुरे स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर में धर्मांतरण कहीं कुछ नहीं है। जिसकी इच्छा होती है चर्च में आके बैठता है और जिसकी इच्छा होती है चल देता है। ठीक है, लेकिन खुलेआम झूठा आरोप, अगर कोई गलती है तो दंड प्रक्रिया संहिता FIR का प्रावधान है, लेकिन झूठे आरोप लगाकर कब तक एक सभ्य समाज को, एक मसीह समाज को जिसका वर्षों का इतिहास रहा है यहाँ पे, उसने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, आज भी सेवा संस्थान खोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य प्रेम और सेवा और समर्पण कर रहा है और उसके बाद आज मरने के पश्चात इस प्रकार का हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार, आप ही बताइए क्या ये उचित है? ठीक है, आपकी जो चिंता है वो लाजमी है। मैं सुधीर जी के पास आता हूं। सुधीर जी, देखिए छत्तीसगढ़ में ये मसला बहुत पुराना है, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है, लगातार विरोध की खबरें, लगातार विवाद की खबरें और एक आशंका, मैं नहीं जानता कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ये इसमें तेजी आना, क्या लग रहा है ये आदिवासियों के मन में एक असुरक्षा का भाव आ गया है? उसके लिए सामाजिक संगठनों को पहल करनी होगी, सरकार को पहल करनी होगी, ईसाई मिशनरियों को पहल करनी होगी, हिंदूवादी संगठनों को, ताकि सौहार्द ना बिगड़े। बहुत अच्छी बात कही, देखिए कि वहां पर स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पर गांव जो है वो बट गए 2 धड़ों में। आदिवासी एक तरफ हो गया है, गैर आदिवासी एक तरफ हो गया है। वास्तव में अगर आप पुराने इतिहास को देखें, जब से मिशन के कार्य आदिवासी इलाकों में सक्रिय हुए हैं, तब से गांव में विभाजन होना तय हो गया है और दोनों में स्पष्ट रूप से मतभेद। आप यहाँ अगर उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ को अगर देखें आदिवासी इलाकों को, तो बस्तर में तो कुछ देरी से चालू हुआ। उत्तर क्षेत्र में काफी पहले से ये संघर्ष जारी है। जशपुर में बहुत पुराना है संघर्ष मिशन और गैर मिशन के आदिवासियों के बीच में। इसके लिए मैं ये मानता हूं कि कहीं न कहीं हमारी सरकार की नीतियां या हमारी सरकार की सोच और मिशन की बढ़ती गतिविधियों के बीच उनको रोकने का संघर्ष, इस बात को लेकर के जो राजनीतिकरण हो रहा है, इससे तनाव निश्चित रूप से लगातार बढ़ रहा है। मुझे तो यह लगता है कि धर्मांतरण के नाम पे दोनों संगठन जो आमने सामने अब तक आते जा रहे हैं, इसके पीछे मूल वजह पहली राजनीति है और दूसरी दोनों के एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर के है। हमारे हिंदूवादी संगठन भी है बहुत सारे, मगर वो काम आज भी आदिवासी क्षेत्रों में मिशन अपने सेवा कार्यों के नाम पर के काफी गहरी पैठ बनाई हुई है। और जो संघर्ष अब बढ़ रहा है, आपने तो अभी बस्तर को उदाहरण दिया है, सरगुजा और जशपुर में ये संघर्ष काफी पुराना है, जहाँ कब्रिस्तान, क्योंकि जैसे जैसे ईसाई समुदाय की आबादी बढ़ती जा रही, कब्रिस्तान के लिए जगह कम पड़ते जा रहे हैं। और चूंकि उनके यहाँ कब्र बनाने की परंपरा है, तो कब्रिस्तान को लेकर के लगभग हर गांव में कहीं न कहीं, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज्यादा, ये तनाव बढ़ते जा रहे हैं। ईसाई समुदाय जैसे जैसी तादाद बढ़ रही, तो उनको कब्रिस्तान के लिए आबादी चाहिए और इसका विरोध हिंदूवादी या गैर मिशन समर्थक लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है, एक स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत है। जी ठीक है, सुधीर जी आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपका जो कैमरा है उसका फ्रेम थोड़ा बिगड़ गया, उसे ठीक कर लें। मैं वापस लौटता हूं अनिल चौहान जी के पास। अनिल जी, अब इस स्थिति में आप बीजेपी को कोसेंगे। बीजेपी ने आपको 5 साल के लिए सत्ता से बेदखल कर दिया है, अगला लोकसभा इलेक्शन है, सियासी बात अलग, लेकिन समाज में विद्वेष पैदा ना हो इसलिए कांग्रेस क्या पहल करेगी? क्या कांग्रेस गांव जाएगी? क्योंकि अब तो आपके पास सरकार के तौर पर उतने काम भी नहीं है। अब तो जनता के बीच जाना, जनता की परेशानियों के लिए लड़ना, जनता की परेशानियों को दूर करना, ये मात्र काम रह गया आपके पास। तो क्या कोई प्रतिनिधि मंडल जो आप लगातार बना दिया करते थे पहले जल्दी जल्दी, या बीजेपी बना दिया करती थी आपके शासनकाल में, क्या वहां कोई प्रतिनिधि मंडल जाकर हालात की समीक्षा करेगा? देखिए, 1885 में जब से कांग्रेस बनी है, उसमें देश की कई सामाजिक और धार्मिक कट्टरताओं और ऐसी विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष किया, जन जागरूकता अभियान चलाए और लगातार चलाती रही है, आज तक चला रही है। रहा सरकार रहने और जाने का सवाल, तो देखिए सरकार रहने पे भी हमारे संगठन की जो जवाबदेही है वो संगठन निभा रहा था। लगातार हम जन जागरूकता अभियान चला रहे थे,
हम ये भी कहते हैं कि कहीं वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो, आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। और अगर कहीं लगता है कि इन विषयों पर कानून बनना चाहिए तो राज्य में सरकारें हैं, देश में सरकार सदन है, विधानसभा है, दोनों जगह कानून बनाने का पावर है राज्यों की सरकार को, केंद्र की सरकार को। न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इन यहाँ जाया जा सकता है जनहित याचिका के माध्यम से। तो आज आजादी के इतने सालों बाद ये जो संघर्ष पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है, मैं मानता हूं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जब से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, तब से इस तरह के द्वेष बढ़े। वो जानबूझकर एक तरफ इस आग को हवा देते हैं, उसके बाद इस आग को बुझाने का नाटक करके नफरत और कट्टरता फैलाते हैं। आप सरदार पटेल जी को अगर पढ़ें तो सरदार पटेल ने उस समय आरएसएस को इसीलिए बैन किया था कि ये समाज में विद्वेष फैलाने का ठीक है। आप बीजेपी पर इसका सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। ठीक है। मुकेश शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में, चूंकि अब है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का इससे लेना देना नहीं, लेकिन अब जिम्मेदारी तो बीजेपी की है कि समाज में विद्वेष ना फैले। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई ईसाई है तो इस बिना पर कि वो ईसाई है उसे कब्रिस्तान भी नसीब ना हो, यह भी नहीं हो सकता। तो कोई बीच का रास्ता कब निकालेगी सरकार? देखिए, कहीं ना कहीं अभी बेंजामिन जी बोल रहे थे कि हम प्रेम सद्भाव पे विश्वास करते हैं, तो ये सामाजिक समरसता का विषय है। यदि आप प्रेम और सद्भावना पे विश्वास करते हैं तो क्या आप कहते हैं कि आदिवासी समाज के लोग प्रेम और सद्भावना नहीं जानते हैं? वो भी जानते हैं, उसी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, मूलतः वहीं के लोग हैं, उनको भी प्रेम सामाजिक समरसता से सरोकार है। कहीं न कहीं ताली दोनों हाथ से बजती है। यदि उनको ऐसा लगता है कि उनकी संस्कृति के ऊपर कोई चोट की जा रही है, ठीक है, तो इस दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आप सरकारों पे या सरकार पे बात डाल के बचनी। आपका इंटेलिजेंस क्या विपक्ष के लिए सिर्फ बना हुआ है? मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक और जम्मू से लेकर आप नीचे कन्याकुमारी तक जो राजनीतिक विद्वेष का एक वातावरण देश में बना के रखे हैं। ठीक है, बेंजामिन जी के पास आऊंगा मैं, समय खत्म हो रहा है। राजमान बेंजामिन जी, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप सरकार से अपील करेंगे, कोई ऑफिशियल लेटर, कोई आपकी टीम जाएगी वहां घटनास्थल पर? क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया है इसको लेकर। संविधान पे विश्वास करना जानते नहीं है। मुकेश जी वक्त खत्म हो रहा है, बेंजामिन जी से सवाल ले रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं समय समय पर हम अवश्य जाते हैं, हम लिखित में आवेदन देते हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है कि मरने के बाद मसीह समाज को मुकेश जी प्लीज हमारा समाज मंदिर मस्जिद पे चले गए। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। जी हाँ जी, बेंजामिन जी बोलिए। आज हमारा समाज परेशान है, लाचार है। हम आवेदन दे रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है। हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई परेशान हो रहा है, तो उसके लिए कानून है। क्यों व्यक्तिगत रूप से लाश को गाड़ने नहीं देना? मतलब मैं तो समझता हूँ सबसे आपका काम है। ठीक है सर, खुद कानून को अपने हाथ में। ठीक है सुधीर जी, बहुत कम समय सर, 20 सेकंड बचे मेरे पास, माफी चाहूंगा। सुधीर जी के पास आता हूं। सुधीर जी, क्या सरकार को इंटरवीन करना चाहिए या बीजेपी के फेवर में है, लोकसभा इलेक्शन तक जो हो रहा है होने दिया जाए? नहीं, मुझे तो लगता है कि सरकार को बहुत तेजी से पहल करना चाहिए और इसके लिए सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। और दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या कोई भी तीसरे राजनीतिक दल, जो डिलिमिटेशन और मैं एक चीज थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि सारा संघर्ष अब जो है नौकरी और रोजगार पे आ चुका है। आदिवासी दो समुदाय में बटे हुए हैं और डिलिमिटेशन की जो मांग हो रही है, जो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी हैं, उनको जो संविधान के मुताबिक आदिवासियों के दर्जा देने के, खत्म करने की जो मांग की जा रही है, इसकी वजह से अब संघर्ष बढ़ते ही जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत संवेदनशीलता के साथ सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए और सभी समाजों को इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा विद्वेष का कारण बनेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मामला बहुत ज्यादा गर्म है, पर सियासी तौर पर किसी को फायदा किसी को नुकसान। क्या इसके बीच में पिस जाएगा इंसान, चाहे आदिवासी हो चाहे ईसाई, देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश शर्मा जी, अनिल चौहान जी, सुधीर पांडे जी और राजमान बेंजामिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों को भी थैंक यू, नमस्कार।